हेलो दोस्तों, आज है 15 मई 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको मानसून से जुड़ा अपडेट बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मौसम विभाग ने बड़ी जानकारी दी है और कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून बुधवार को बंगाल की खाड़ी पहुंच गया है और ये 27 मई को केरल में दस्तक दे देगा। मौसम विभाग ने कहा कि अंडमान सागर के ऊपर चक्रवात जैसी स्थितियां बन रही हैं और इससे 16 तारीख से लेकर 22 मई के बीच कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जो कि 23 से 28 मई के बीच साइक्लोन शक्ति का रूप भी ले सकता है, यानी चक्रवाती तूफान के रूप में। और अगर यह साइक्लोन बनता है तो फिर 24 तारीख से लेकर 26 मई के बीच उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। आज 15 मई को छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बरसात हो सकती है। तेलंगाना और केरल में भी ओले गिरने की संभावना है, जबकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी आंधी और बिजली गिरने के आसार हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी बरसात होने का अनुमान है। कुल मिलाकर दोस्तों मानसून जो है वो बंगाल की खाड़ी पहुंच चुका है और 27 मई तक ये केरल भी पहुंच जाएगा, है ना। और अब बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी ने सीसीएस मीटिंग की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रपति ने भी सेना प्रमुखों से मुलाकात की है। आपको मालूम ही है, भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और बाद में फिर दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। पीएम मोदी ने इसी के बाद बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की प्रमुख बैठकों की अध्यक्षता की। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सेना के प्रमुखों के साथ मीटिंग की है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, भारत ने रूस से मांगी S-400 की और मिसाइलें। पाकिस्तान का खौफ बढ़ाने वाला ये अपडेट आप देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता के बाद भारत ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए रूस से एक्स्ट्रा S-400 मिसाइलें और बैटरियां मांगी हैं। आपको बताइए, S-400 ने ऑपरेशन में पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया था। रक्षा सूत्रों के मुताबिक रूस ने भारत के इस ताजा अनुरोध पर सकारात्मक रुख अपनाया है, जिसे अब रूस जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेगा। वहीं आप देखिए, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा अपग्रेड हो गई है। काफिले में अब बुलेट प्रूफ कार भी शामिल हुई। पहलगाम आतंकी हमला, फिर ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद भारत पाकिस्तान में छिड़े संघर्ष से दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं और ऐसे में बढ़ते तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा को अपग्रेड करने का फैसला हुआ। आपको बताएं, विदेश मंत्री जी को पहले से ही जेड स्तर की सिक्योरिटी मिली हुई है और अब उनके काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी शामिल किया गया है। उनकी सुरक्षा में पहले से ही 33 कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। साथ ही बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक में बड़ा अपडेट आया है। देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में प्लांट लगेगा और हर महीने 3 करोड़ 60 लाख के करीब चिप बनेंगी। दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास में हुई कैबिनेट की बैठक में देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी गई है। ये यूनिट 3706 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश के जेवर में लगाई जाएगी। HCL और फॉक्सकॉन मिलकर इस यूनिट को बनाएंगे और इस प्लांट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल्स, पर्सनल कंप्यूटर और दूसरे डिस्प्ले डिवाइस के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनाए जाएंगे। आपको बताएं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन साल 2022 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत अब तक 6 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही आप देखिए, भारत के 52वें CJI बने जस्टिस BR गवई, राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस, 6 महीने का कार्यकाल रहेगा। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। साथ ही बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, TRF को आतंकी संगठन घोषित कराने में जुटा भारत, UNSC में सबूत के साथ जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारत ने पहलगाम हमले को अंजाम देने में कथित संलिप्तता के लिए लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकी संगठन के रूप में नामित करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक भारतीय तकनीकी टीम न्यूयॉर्क में है और 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम एवं संयुक्त राष्ट्र में अन्य भागीदार देशों के साथ बातचीत कर रही है। वही देखिए, भारत की बड़ी सफलता, एक साथ दुश्मन के कई ड्रोनों को नष्ट कर देगा भार्गवास्त्र। भारत ने इसका सफल परीक्षण कर लिया है। भारत ने उड़ीसा के गोपालपुर फायरिंग रेंज में ड्रोन के झुंड को नष्ट करने वाले भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा निर्मित ये सिस्टम कम लागत वाला है। परीक्षण में माइक्रो रॉकेटों ने ड्रोन हमलों को नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया और ये भार्गवास्त्र 2.5 किलोमीटर तक ड्रोन का पता लगाने और उसे नष्ट करने में सक्षम है, जो भारत की वायु रक्षा को और मजबूत करेगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका आप देख सकते हैं। बलूच लीडर मीर यार बलोच ने बुधवार को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की औपचारिक घोषणा कर दी। उन्होंने दशकों से चले आ रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार उल्लंघनों को इसकी वजह बताया है और उन्होंने ट्विटर पर यानी X पर एक पोस्ट में कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए और उन्होंने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की है।
पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में बलूच लोग सड़कों पर है और ये उनका फैसला है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। बलूच लीडर ने इस तरह की बातें बताई हैं। साथ ही आप देखिए तुर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट कर रहे भारतीय टूरिस्ट मेक माई ट्रिप पर एक हफ्ते में 250% कैंसिल बढ़ गए। यानी दोस्तों भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय टूरिस्ट तुर्की और अजरबैजान का भी बॉयकॉट कर रहे हैं। हालात आप देखिए कि मेक माई ट्रिप के एक आंकड़े के अनुसार पिछले एक हफ्ते में ही तुर्की और अजरबैजान जाने वाले यात्रियों के जो कैंसिलेशन है वो 250% बढ़ गए और इसके साथ ही बुकिंग में 60% की गिरावट आई है। अजरबैजान के लिए 30% और तुर्की के लिए 22% कैंसिलेशन बढ़े हैं। दरअसल आपको बताएं भारत का जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ये तुर्की और अजरबैजान बहुत उछल कूद कर रहे थे और इसीलिए सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड हो रहे हैं और बॉयकॉट चल रहा है। यानी दोस्तों तुर्की और अजरबैजान हमारे दुश्मन के साथ खड़े हैं और हम वहाँ घूमने जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुर्की और अजरबैजान के लिए टिकट कैंसिल करना ये तो जरूर बनता ही है। यानी ट्रेवल बुकिंग कैंसिल, व्यापार को भी नो। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की और अजरबैजान को अब तगड़ा नुकसान होने वाला है और इसे आप टूरिज्म स्ट्राइक भी कह सकते हैं। और तो और आप देखिए JNU ने भी सस्पेंड कर दिया तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता और कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते तुर्की के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ अपने अकादमिक सहयोग को स्थगित कर दिया है। और तो और हालत देखिए आप तुर्की की, बूढ़ों से भर जाएगा पूरा तुर्की। एर्दोआन की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। तुर्की की जनसंख्या को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसने वहां के सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल वहां देश में जन्म दर ऐतिहासिक रूप से गिर चुकी है और सरकार ने 2025 को परिवार वर्ष घोषित किया है और जनसंख्या संकट से निपटने के लिए तुर्की बड़े कदम उठाने की घोषणा कर रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप ईरान से आ रही है। ईरान में कोविड-19 मामलों में फिर से तेजी आने के बाद अब सरकार ने वहां पर भीड़ भाड़ वाले और बंद स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने वहां पर विशेष रूप से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और हृदय रोगियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ईरान से जुड़ी ये खबर है। उप स्वास्थ्य मंत्री ने सभी स्वास्थ्य विभागों को सख्त निगरानी और रोकथाम उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। यानी दोस्तों ईरान में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है और इसीलिए वहाँ मतलब ईरान में मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए वहाँ सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ गई हैं और इसी के मद्देनजर वहाँ सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। खास करके भीड़ भाड़ वाले इलाकों और बंद जगहों पर लोगों को मास्क लगाकर ही आने जाने की सलाह दी गई है। चलिए भूकंप से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए। ग्रीस के कासोस द्वीप में बुधवार को तेज भूकंप के झटके लगे और भूकंप के झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई है। 14 किलोमीटर की गहराई पर आया भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसे मध्य इजराइल, मिस्र, लीबिया, तुर्की और पूरे पूर्वी भूमध्य सागर में महसूस किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। चीन को सताने लगी एशिया पैसिफिक के अस्थिर होने की चिंता, व्हाइट पेपर जारी किया। यानी चीन ने एक व्हाइट पेपर जारी कर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव पर चिंता व्यक्त की है। पश्चिमी शक्तियों पर क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाते हुए चीन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया है। व्यापार युद्ध और बढ़ते दबावों के बीच ये पेपर चीन की सुरक्षा चिंताओं और उसकी प्रतिक्रियाओं को उजागर कर रहा है। वहीं आप देखिए IMF ने पाकिस्तान को 7 दिन में दूसरा लोन दे दिया। यानी जो लोन की किस्तें थी वो दूसरी और मिल गई। 8,400 करोड़ की किस्त जारी हुई। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह पर FIR दर्ज हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पुलिस ने बुधवार रात करीब 11 बजे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके इस बयान पर स्वतः संज्ञान लिया था। हालांकि विवादास्पद बयान पर विजय शाह ने माफी भी मांगी है। इधर विजय शाह के बयान पर कांग्रेस भी हमलावर है, लेकिन हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। फिलहाल अब मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर। भारत के एक्शन से गिरा पाकिस्तान, अब संयुक्त राष्ट्र में लगेगा आतंकियों पर बैन। पाकिस्तान और उसके आतंकियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भारत अब अगले एक्शन की तैयारी में। आतंकियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाली संयुक्त राष्ट्र के समिति के साथ भारतीय अधिकारी काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने अपडेट देखा ही था। साथ ही देखिए आप पाकिस्तानी सेना के समर्थन में वहाँ हजारों आतंकी जुटे। 2 दिन पहले कराची में रैली भी निकाली। कराची में 12 मई को हजारों कट्टरपंथी नेताओं और आतंकवादियों ने पाकिस्तान सेना के समर्थन में ये रैली की और इस रैली में लश्कर तैयबा और अहले सुन्नत वल जमात शामिल थे और ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठन घोषित है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने BSF के अगवा जवान को छोड़ दिया है। DCMO लेवल की बातचीत के बाद रिहाई हुई। 20 दिन बाद अटारी वाघा बॉर्डर से लौटे पूर्णम कुमार। यानी पाकिस्तान ने भारत के BSF जवान पूर्णम कुमार 100 को छोड़ दिया है और वो बुधवार को भारत लौटा है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना को हथियारों का जखीरा मिला है और कल ही आपको मालूम होगा ऑपरेशन केलर में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। साथ ही देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप और कतर के बीच 100 लाख करोड़ की डील हुई है। कतर 2010 मेड इन अमेरिका विमान खरीदेगा और डोनाल्ड ट्रंप को 3400 करोड़ का गिफ्ट मिलेगा। वहीं बड़ी खबर देखिए आप UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है और वो अक्टूबर 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। कल वाले वीडियो में भी हमने आपको ये अपडेट बताया था। अग्निवीर योजना
लाने वाले अजय कुमार यूपीएससी चेयरमैन बन गए। सबसे लंबे समय तक रक्षा सचिव भी रहे, सीडीएस पद बनाया। आईआईटी से इंजीनियरिंग और यूएसए से पीएचडी। यूपीआई, आधार, माई जीओवी और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को लागू करने में भी इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। धोनी, कपिल और बिंद्रा भी इसका हिस्सा है। यानी भारतीय सेना ने स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि दी है। नीरज चोपड़ा को यह सम्मान खेल में असाधारण योगदान और राष्ट्र के प्रति उनकी कमिटमेंट के लिए दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार 14 मई को इसकी घोषणा की। अब आप सोच रहे होंगे कि टेरिटोरियल आर्मी आखिर क्या होती है, तो आपको बताएं कि टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए जो है वो भारतीय सेना का एक स्वैच्छिक और अंशकालिक संगठन होता है, जो उन नागरिकों को सेना में सेवा करने का मौका देता है जो पहले से ही किसी नौकरी या व्यवसाय में है, और इसे नागरिकों की सेना यानी सिटीजन्स आर्मी भी कहा जाता है। ये नियमित सेना का सहायक हिस्सा है और युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं या फिर राष्ट्रीय संकट के समय सेना की मदद करते हैं। वही देखिए आप ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा के सीएम भी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भारत को छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। 23 मई तक चलने वाली 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा की शुरुआत मंगलवार को की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, सूरत से आ रही है। सूरत की 23 साल की टीचर को गर्भपात की अनुमति मिल गई है। 13 वर्षीय छात्र का अपहरण कर ये भागी थी, और जिस छात्र को लेकर वो भागी थी 13 वर्षीय वो छात्र था। स्टूडेंट को बताया कि गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता है। फिलहाल गुजरात में सूरत की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 23 साल की शिक्षिका को इस तरह की अनुमति दे दी है। टीचर को 22 सप्ताह का गर्भ है। फिलहाल अब इस मामले में पॉक्सो की धाराएं 4, 8, 12 भी जोड़ दी गई है। सोने चांदी के भाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 485 रूपए गिरकर 93,859 रूपए पर आ गए। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 420 रूपए कम होकर 96,400 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गए। शेयर मार्केट से जुड़ा अपडेट आपको बताते हैं। शेयर मार्केट में कुछ हद तक तेजी देखी गई। सेंसेक्स 182 अंक चढ़कर 81,331 पर बंद हुआ। निफ्टी में 89 अंकों की तेजी रही और ये 24,667 के स्तर पर बंद हुआ है। साथ ही सबके बड़े काम की ये खबर है, साल 2025 मिड तक पूरे देश में आपको ई पासपोर्ट की सुविधा मिलने लगेगी। डुप्लीकेसी से बच पाएंगे। यानी ई पासपोर्ट के 2025 के मध्य तक पूरे देश में रोल आउट होने की उम्मीद है, और इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1 अप्रैल 2024 को की गई थी। यानी पासपोर्ट होल्डर्स के डेटा को सुरक्षित रखने और डुप्लीकेसी से बचने के लिए सरकार इसे लेकर आई है। ई पासपोर्ट एक कंबाइंड पेपर और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होगा। वहीं देखिए आप, कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री बनी अनीता आनंद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। सरकार में वहाँ 3 भारतवंशी शामिल हैं। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा का नया विदेश मंत्री बनाया गया है, और अनीता के अलावा भी मार्क कार्नी की कैबिनेट में 3 भारतवंशी शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट 6,800 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी और इससे 3% लोग प्रभावित होंगे। जनवरी में मेटा ने भी 3600 लोगों को नौकरी से निकाला था। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं 6,800 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाला है। 2023 में भी कंपनी ने करीब 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। बताया जा रहा है कि ये छटनी परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने बयान में कहा कि हम लगातार उन बदलावों को लागू कर रहे हैं जो कंपनी को बेहतर स्थिति में लाने के लिए आवश्यक है। गाजा में 5 लाख लोगों पर भूखमरी का संकट मंडरा रहा है। 3 महीने से अनाज का एक दाना भी नहीं पहुंचा। इजराइल ने सप्लाई रोक दी है। यानी गाजा में बीते 19 महीनों से जारी जंग के बीच 5 लाख लोगों पर भूखमरी का संकट पैदा हो गया है। इजराइल ने मार्च 2025 में गाजा के अंदर फूड और फ्यूल सप्लाई रोकने का फैसला किया था, और इजरायली सरकार ने यह दावा किया था कि इससे हमास कमजोर होगा। फिलहाल आपको बताएं, गाजा के हालात पर 12 मई को संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर इजराइल पाबंदियां नहीं हटाता है तो गाजा में हर 5 में से 1 व्यक्ति भूखमरी की चपेट में आ सकता है, और साथ ही 21 लाख लोगों को अकाल का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बताएं, साल 2023 अक्टूबर में शुरू हुए इस इजराइल हमास संघर्ष में अब तक 61,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में संदिग्ध गतिविधियां चला रहा था मौलाना अरेस्ट। जी हां, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। फिलहाल मदरसा पर बुलडोजर चल गया है। मौलाना को अरेस्ट कर लिया गया और गुजरात एटीएस आगे की जांच कर रही है। वहीं देखिए आप दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का असर है। केला उत्पादन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 2080 तक नष्ट हो जाएंगे 2/3 क्षेत्र। दुनिया भर में लोकप्रिय फल केला के उत्पादन पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्रिश्चियन एड की एक शोध के मुताबिक ये पता चला है, जिसमें कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह में जलवायु परिवर्तन के कारण 60% यानी करीब 2/3 केला उत्पादन क्षेत्र नष्ट हो सकता है, और केला उगाने वाले क्षेत्रों में जलवायु संकट के कारण दुनिया में केले की उपलब्धता में कमी देखी जाएगी। साथ ही आप देखिए, रेलवे मंत्रालय ने बड़ा अपडेट दिया है। रेल मंत्रालय ने दिव्यांग यात्रियों को दी जाने वाली रियायतों को लेकर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रेलवे द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि अब रियायती फॉर्म में मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति की जगह बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति शब्द का उपयोग किया जाएगा। वहीं 4 धाम यात्रा से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्थापित केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के अलावा हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए भी
पूरी दुनिया में उत्साह देखा जा रहा है। पर्यटन विभाग के रजिस्ट्रेशन आंकड़े जो है वो इसकी पुष्टि कर रहे हैं, यानी दुनिया के हर कोने से लोग चारधाम यात्रा में आने के इच्छुक हैं। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 28 लाख पार हो चुका है और इसमें 150 से अधिक देशों से 31,581 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यूएसए, नेपाल, मलेशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से सबसे अधिक यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है एम्स को लेकर। दिल्ली एम्स से जुड़ी खबर है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने पहली बार आंखों के कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा के इलाज में गामा नाइफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और ये भारत में पहली बार हुआ है और दुनिया में दूसरी बार जब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह के कैंसर के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 सालों से ज्यादा सर्विस के बाद बर्खास्त किए गए एक कर्मचारी को बहाल कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है जो राशन कार्ड के जरिए राशन लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जून, जुलाई और अगस्त का यानी 3 महीने का राशन मई महीने में उठाने और वितरित करने के आदेश दिए हैं। मानसून और संभावित बाढ़ को देखते हुए निर्णय लिया गया है, यानी मई में एक साथ आपको 3 महीने का राशन मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने मानसून में बाढ़ की आशंका को देखते हुए निर्देश दिए हैं। दिल्ली से जुड़ी खबर देखिए। सरकार का समर एक्शन प्लान तैयार हुआ है। अब दिल्ली में नहीं होगी पानी की किल्लत। दिल्ली जल बोर्ड इस गर्मी में पानी की कमी से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा और भी व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। साथ ही आप देखिए दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा निर्णय है। अब हर कार्यालय में शिकायत पेटी लगेगी और तुरंत समाधान भी होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी डीएम, एसडीएम और सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में शिकायत पेटियां लगाने के निर्देश दिए हैं और शिकायतों की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। और तो आप देखिए राजधानी दिल्ली में 50,000 नए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच और भी मजबूत होगा, है ना। और बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में पंचायत भवन हेतु भूखंड दान करने वालों के लिए बड़ा फैसला। पूर्वजों के नाम होगा मीटिंग हॉल। पटना एयरपोर्ट को लेकर भी नया अपडेट आ रहा है। 30 मई को पीएम मोदी बिहार वासियों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, इंडियन बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल ब्रांच खोली जाएगी और कई तरह की खास सुविधाएं मिलेगी। यानी इंडियन बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष शाखाएं खोलने जा रहा है। पहली शाखा चेन्नई में खुलेगी, जिसके बाद फिर दिल्ली में भी ऐसी शाखा खोली जाएगी और इन शाखाओं में बुजुर्गों को बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ हेल्थ चेकअप जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेगी, है ना। और नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जीत आप देखिए। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के करे गुटा के पहाड़ पर 24 दिनों तक चले ऑपरेशन में फोर्स ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें से 28 नक्सलियों की पहचान हो गई है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई के रडार पर कई और प्राइवेट संस्थान आ चुके हैं। 30 मई को स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाएगी। महिंद्रा बोलेरो का बोल्ड एडिशन पेश हो गया है। कई सारे प्रीमियम फीचर्स और ऑल ब्लैक थीम इंटीरियर देखने को मिलेगा। गुजरात से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पुलिस के पास ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। पीड़ित पोर्टल और ऐप लॉन्च कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नागरिक केंद्रित सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आई प्रगति और तेरा तुझको अर्पण पोर्टल और साथ ही फ्रीज किए गए बैंक खातों को खोलने का अनुरोध करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ये पोर्टल और ऐप धोखाधड़ी पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को पुलिस थानों के चक्कर नहीं काटने की सुविधा देंगे। साथ ही एसएससी से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। कर्मचारी चयन आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल देख लीजिएगा। नोटिस में कहा गया कि 2025 परीक्षा चक्र से वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर आधार सक्षम होगा। साल 2025 और उसके बाद से होने वाली परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आधार के माध्यम से होगी और ये व्यवस्था 2 जून 2025 से लागू हो जाएगी। इधर देखिए भोपाल, रायसेन और मंदसौर, नीमच में भी तेज बरसात देखने को मिली है। इंदौर और नर्मदापुरम संभाग में भी कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 15 जून तक हो सकती है। झारखंड के 12 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। 15 मई से कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं भी बनेगी। और हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती खत्म हो गई है। नई ट्रेनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी नोटिफाई हो गई। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल में सरकारी नौकरी के लिए नई पॉलिसी नोटिफाई कर दी गई है और इसी के साथ ही साल 2003 से चली आ रही कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी खत्म हो गई। प्रदेश में अब भर्ती नए नियमों के अनुसार होगी, यानी अब ट्रेनी भर्ती पॉलिसी के तहत नई नौकरियां मिलेगी। हरियाणा में भी 7,596 पदों पर जल्द ही सरकारी भर्ती होगी। ग्रुप डी के पदों के लिए भर्ती होने वाली है और जल्द ही इसके लिए विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। 7,596 पदों पर भर्ती को लेकर अपडेट है। वही देखिए आप हरियाणा के उद्यमियों के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। एनओसी के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी जिलों में सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और कलाकारों को अब 5,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। सहायक कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शिक्षा गुणवत्ता अभियान भी शुरू होगा। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए आप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को दी जाने वाली पेंशन को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए हर महीने कर दिया गया है। वहीं दिव्यांगजनों की परिभाषा को भी नया रूप दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके। LIC म्यूचुअल फंड ने रीलॉन्च की 5
5 इक्विटी स्कीमें दोबारा लॉन्च की गई हैं। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गुरुवार सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई है और बताया जा रहा है कि इसमें कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों का वर्क टू रूल आंदोलन शुरू हो गया है। निजीकरण के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध सभाएं भी हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संपत्तियों की रजिस्ट्री में धोखाधड़ी से जुड़ा अपडेट है। निबंधन मित्र संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रीकरण फीस आदि निकालने के साथ ही रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया में सहायक की भूमिका अदा करेंगे। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर योगी सरकार सख्त है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में 30 मस्जिद और 225 मजार हटाए गए हैं। और तो और उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए भी गुड न्यूज है, अच्छी खबर है। समस्याएं हल करने के लिए सिंगल विंडो कानून लागू होगा। अब उद्योगों को एनओसी के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही आप देखिए, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 थाई महिला तस्कर को 4 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। वो बैंकॉक से ड्रग्स लेकर आई थी। राजस्थान से 148 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। पहचान छुपाकर अलग अलग जिलों में रह रहे थे। साथ ही राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। कोचिंग स्टूडेंट्स के जान देने के मामले पर हाईकोर्ट नाराज। कहा कि 2019 से कानून की बातें हो रही हैं, लेकिन अब तक नहीं बना है। हाईकोर्ट में अब 2 सप्ताह बाद इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। राजस्थान में 7100 प्लॉट देगा रिको। 12 नए इंडस्ट्रियल एरिया शामिल होंगे। 5 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। राजस्थान में रिको करीब 7100 भूखंड यानी प्लॉट देने वाला है और ये प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 के दूसरे चरण के तहत दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत गुरुवार यानी आज 15 मई से हो रही है। इस चरण में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत 30 अप्रैल 2025 तक एमओयू साइन करने वाले निवेशकों और राजस्थान में निवेश करने वालों के लिए करीब 7100 औद्योगिक भूखंड ऑनलाइन आवेदन के जरिए आवंटित किए जाएंगे। ये प्लॉट राज्य के 98 औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। साथ ही आप देखिए, जयपुर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को अनलिमिटेड फ्री वाईफाई की सुविधाएं भी मिलने लगेगी। राजस्थान में एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कक्षा 11वीं से लेकर पीएचडी करने वालों को ये सुविधा दी जाएगी। राजस्थान में ग्रामीण और शहरी अंचल की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की ऐसी छात्राएं जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 11वीं में एग्रीकल्चर विषय यानी कृषि विषय लेना चाहती हैं और कृषि संकाय में ही उच्च अध्ययन करना चाहती हैं, तो उन्हें ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 31 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 300 नई बसों के लिए चेसिस खरीदने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई जनसंपर्क अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 17 मई को होने वाली है। जयपुर में 75 केंद्रों पर 19,318 के लगभग अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर के अलावा उदयपुर और अजमेर में भी एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। वहीं राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लोगों को अब अंतिम मौका। जो लोग फर्जी राशन उठा रहे हैं उनके लिए अंतिम मौका। 31 मई तक अपना नाम लिस्ट से हटवा सकते हैं, वरना फिर तारीख निकलने के बाद जो लोग फर्जी राशन उठा रहे हैं उन पर वसूली कार्रवाई होगी। इधर देखिए, आप बेंगलुरु में मिले 8,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। सीएम ने कहा कि 19,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को रायसेन जिले में रेलवे कोच के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपा है। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 15 मई को रीवा आएंगे, जिसके बाद शाम तक फिर सीधी जिले के कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। सीधी खुर्द में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहना योजना की मई महीने की किस्त की राशि हितग्राहियों के बैंक खाते में जारी करेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में हज यात्रियों के लिए 24x7 कॉल सेंटर की सुविधा शुरू हो गई है। किसी भी सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ा एक और अपडेट देख लीजिए आप। बच्चों की डायबिटीज और हार्मोन संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए अब मध्य प्रदेश में ही विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार किए जाएंगे। एम्स भोपाल ने डीएम इन पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी कोर्स शुरू कर दिया है, यानी एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ के बाद ये कोर्स शुरू करने वाला ये देश का तीसरा संस्थान बन गया है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 15 मई गुरुवार के ग्रह नक्षत्र शिव योग बना रहे हैं, जिससे आज वृष, मिथुन, कर्क और कन्या राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। आज का दिन अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के प्रॉपर्टी के काम भी आज अच्छे से पूरे होंगे। कुंभ राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज मिला जुला दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे सभी जो लाडले दोस्त और मित्र हैं, ऑडियंस हैं, उनसे एक प्यार भरा सा निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहे। एक और नई वीडियो और नई जानकारी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।